समुन्दर के किनारे मछुआरों की भीड़ लगी थी। सभी मछुआरे मारो मारो चिल्ला रहे थे। तभी आकाश नाम का एक मछुआरा वहाँ पर आता है। हटो, सब हटो, छोड़ो इसे। अरे आकाश भाई, ये एक जल परी है। अगर इसे मारा नहीं तो ये हम सबको खा लेगी भैया। हाँ आकाश, अरे इसे मार कर इसके शरीर पर लगे सारे हीरे मोती हम उतार लेंगे। बहुत महंगे बिकेंगे। असली हीरे मोती से सजी हुई है। अरे भैया, ऐसी जलपरियाँ बहुत कम मिलती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाओ। अरे तो इसे बचा क्यों रहा है? तेरी कौन लगती है ये एक जल परी है। इसे मत बचा, नहीं तो बहुत पछताएगा भैया। हट जा हमारे सामने से और इस जल परी को हमारे हवाले कर दे। तेरी कोई नहीं लगती है, हट जा आगे से, हट। कोई नहीं लगती ये मेरी। रुको, अभी बताता हूँ। आकाश के हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू से अपने अंगूठे को चीरकर अपने खून से जलपरी की मांग भर देता है। ये लो, ये अब से मेरी पत्नी है। आज से मैं इसका पति हूँ। अब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब मेरे आगे से हट जाओ। आकाश जलपरी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से अपने घर ले आता है। कोई भी मछुआरा उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। जलपरी जख्मी हालत में थी। उसकी बदन पर चोटें आई थी। आकाश उसके जख्मों पर लेप लगाता है। तभी आकाश की माँ मंदिर से आ जाती है। एक जलपरी को अपने घर में देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो। तू इसे पत्नी बनाकर घर ले आया तो जानता भी है ये एक जलपरी है, इंसान नहीं जानवर है। ये तेरी मती मारी गई थी जो मछुआरों से बचाने के लिए तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे घर ले आया। अभी के अभी तो इसे ले जा और समंदर में फेंक दे, नहीं तो। माँ, उस समय मछुआरों से बचाने के लिए मैंने इसकी मांग में सिंदूर जरूर भरा था और अभी मैं इसे समुंदर में नहीं छोड़ सकता। इसके जख्म भी ताज़ा हैं, इनसे खून बह रहा है। इसके थोड़ा ठीक होने पर मैं इसे सब मछुआरों से बचाकर समुंदर में छोड़ आऊँगा। आकाश की माँ ये बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर आकाश घर से बाहर चला जाता है। अरे हम तो रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, पर इसे क्या खिलाऊं? माँ जी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं ये रोटी भी खा लूंगी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी उठने की जो तुम पानी में तैर पाओगी। चुपचाप लेटी रहो। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जो तुम्हें इस हालत में घर से भेज दूँ। ये लो, चावल खा लो। अब पूरी पकवान तो हम तुम्हें खिला नहीं सकते। हमारे घर में रूखा सूखा ही बनता है। तभी आकाश भी घर वापस आ जाता है। अरे आकाश बेटा, तू आ गया। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मैं मछलियाँ बेचने गया था, लेकिन सभी साथियों ने वहाँ बैठने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ गया हूँ, इसलिए वो मुझे मछलियाँ नहीं बेचने देंगे। अब सब एक हो गए हैं, तो मैं उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता। इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा। अब पता भी नहीं, तूने भी सबसे बैर ले लिया। अब जल्दी से जल्दी इसे समंदर में छोड़ा ताकि सब तुझसे फिर से बात कर सके। माँ, धीरे बोलो, अगर जलपरी सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। जलपरी आकाश और उसकी माँ की बातें सुन चुकी थी। आकाश के स्वभाव को देखकर जलपरी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। आकाश जब जलपरी को लेप लगा रहा था तो जलपरी की आंखों में आंसू आ गए।
आकाश, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और कहीं न कहीं तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हे मत्स्यलोक के ऋषिवर, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। आपने मुझे कहा था कि जब कोई मनुष्य अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करेगा, तो मैं इस जलपरी के शरीर का त्याग कर दूंगी। मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए। मैं वापस अपने मनुष्य रूप में आना चाहती हूँ। जलपरी आंखें बंद करके मत्स्यलोक के ऋषिवर को याद करती है और तभी वहाँ पर ऋषिवर प्रकट होते हैं। मीनाक्षी, मैं तुम्हें इस मत्स्य योनि से मुक्ति दे रहा हूँ। तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर रहा हूँ। और फिर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। आकाश और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। तभी अचानक जलपरी मनुष्य के रूप में आने लगती है और जितने भी हीरे मोती उसके शरीर पर लगे हुए थे, सब जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। वो जलपरी बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम तो कोई जादुई जलपरी हो। तुम लड़की में बदल गई। ये क्या जादू है? घबराइए नहीं, ये सच है। मैं जादू से एक जलपरी बन गई थी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अपने माता पिता के साथ जामपुर गांव में रहती थी। मेरे पिता तुम्हारी तरह ही एक गरीब मछुआरे हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनकी जगह पर मछलियाँ पकड़ने समुंदर में चली गई। नाव पर मछलियाँ पकड़ते हुए अचानक मुझे लगा मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई है, पर वो मछली नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती से सजी जलपरी थी। उस जलपरी ने मुझसे छोड़ने की प्रार्थना की, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे पकड़कर अपने साथ गांव ले जाने वाली थी कि तभी मत्स्यलोक के ऋषिवर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने जलपरी को जाल से छुड़ा दिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जलपरी को परेशान किया है, इस तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब मैं रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, ये कन्या नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। वैसे भी मैं तो अब सुरक्षित हूँ। आप अपना श्राप इसे मत दीजिए। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता। उसका दंड तो इस कन्या को भुगतना ही होगा। हाँ, जिस दिन इसे पीड़ित अवस्था में देखकर कोई युवक इसकी सहायता करेगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर ये अपने कन्या रूप में वापस आ जाएगी। और फिर आज मेरा श्राप खत्म हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है आकाश। ये मेरी तरफ से हीरे मोती तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ। ना जाने उनका क्या हाल होगा। पिछले कुछ वर्षों से वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। मीनाक्षी, अब तुम इस घर की बहू हो। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? मीनाक्षी, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी, इस घर की बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। हम कल ही तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। मीनाक्षी के रूप में मानो आकाश के घर में लक्ष्मी का वास हुआ था। आकाश और उसकी माँ मीनाक्षी के साथ उसके माता पिता के घर जाते हैं। अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर मीनाक्षी के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी बात उन्हें पता चलती है और वो अपनी बेटी और दामाद को बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन अपने माता पिता के घर रुककर मीनाक्षी आकाश और अपनी सास के साथ वापस अपने घर लौट आती है और आकाश के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक जलपरी और एक नागिन साथ में रहती थी।
उन दोनों की एक एक बेटियां थीं। वो दोनों अपनी बेटियों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया करती थीं। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना रूप बदलकर स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। फिर एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर लौट रही थीं, कि तभी रास्ते में एक काजल नाम की लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, वो लड़की पेड़ की डाली पर रस्सी क्यों बांध रही है? मुझे तो लगता है कि वो आत्महत्या करना चाहती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो चलकर उस लड़की को बचाते हैं, वरना वो अपनी जान दे देगी। उसके बाद वो दोनों काजल के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। अरे आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह आत्महत्या कर रही हो? देखो, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बताओ हमें, आखिर तुम किस परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रही हो? मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद किसी भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं लोगों के यहाँ काम मांगने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन मुझे किसी ने भी काम तक नहीं दिया। पिछले 3 दिनों से मैं भूखी हूँ, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने चली आई, ताकि मुझे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। काजल की बातें सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो दोनों उसे नदी के पास बने अपने घर में ले जाती हैं। फिर वो दोनों अपनी माँ जलपरी और नागिन को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों ने इस दुख में फंसी लड़की को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। हमें हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो कुछ दिनों के लिए अपना जादुई लहंगा हम इसे दे देते हैं, इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों काजल को अपना जादुई लहंगा दे देती हैं। ये हमारा जादुई लहंगा है, इसे तुम 1 हफ्ते के लिए अपने पास रखो। ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। और हाँ, ठीक 1 हफ्ते के बाद ये लहंगा हमें लाकर वापस दे देना। उसके बाद काजल उन सभी का शुक्रिया अदा करके उस जादुई लहंगे को लेकर अपने गांव वापस चली जाती है। काजल, अब तुम मेरी मालकिन हो। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पेड़ पर लगे ढेर सारे फलों को तोड़कर काजल के सामने रख देता है। और फिर जादुई लहंगा अपनी जादुई शक्ति से उन सारे फलों को सोने के रूप में बदल देता है। ये देखकर काजल बहुत खुश होती है। उसके बाद काजल वो सारे फल बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। फिर काजल एक बहुत ही सुंदर सा मकान खरीद लेती है। दूसरी तरफ वो जादुई लहंगा काजल को ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी देता था। साथ ही वो काजल को उसके मनपसंद का खाना भी देना शुरू कर देता है। इस तरह काजल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दूसरी तरफ काजल को ठाट बाट से रहते हुए देख गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन काजल के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ जाता है और वो लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगती है। दूसरी तरफ 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, लेकिन काजल नागिन और जलपरी का जादुई लहंगा उन्हें वापस नहीं करती। अब ये जादुई लहंगा मैं हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगी। फिर एक दिन
काजल के घर कुछ गरीब लड़कियाँ खाना मांगने के लिए आती हैं। दीदी, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमारे माता पिता नहीं हैं। हम सभी अनाथ हैं। दया करके हमें कुछ खाने को दे दो। अरे ये क्या, सुबह सुबह इन भिखारियों का मुंह देखकर मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। तुम सब भागो यहाँ से और दोबारा मेरे घर पर कभी भी मत आना। ऐसा मत करो दीदी, गांव में हमें किसी ने भी खाना नहीं दिया। आप तो बहुत अमीर लग रही हो। अगर आपके घर में कल रात ही कुछ बासी रोटियां भी होंगी तो वो हमें दे दो। हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। मैं बासी खाना अपने घर में नहीं रखती। जो खाना बचता है मैं उसे कचरे के ढेर में फेंक देती हूँ। जाओ, सामने पड़े कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खा लो। काजल का ये बर्ताव देख उन सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सभी लड़कियाँ बहुत ही भूखी थीं, इसलिए वो कचरे के ढेर से खाना निकालकर खाने लगती हैं। हाँ, तुम सब इससे लायक हो। मैं रोज यहाँ कचरे में ढेर सारा खाना फेंक दिया करूँगी। तुम सब यहाँ आकर खाना खा लिया करो। लेकिन तभी वहाँ पर जलपरी और नागिन आ जाती हैं। काजल के इस दुष्ट बर्ताव को देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे घमंडी लड़की, बुरे वक्त में हमने तेरी मदद की और तू अमीर बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सच में तू किसी दया के भी काबिल नहीं है। हाँ, एक हफ्ता पूरा होने के बाद भी इसने हमारा जादुई लहंगा वापस नहीं किया। इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों मिलकर चुटकी बजाने लगती हैं और घर के अंदर मौजूद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। फिर जलपरी के कहने पर जादुई लहंगा काजल के ऊपर ढेर सारे सड़े हुए फल बरसाने लगता है। उन फलों में लगे हुए कीड़े काजल के शरीर से चिपक जाते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इन कीड़ों से बचा लो, वरना ये मुझे मार कर खा जाएंगे। देखते ही देखते वो कीड़े काजल के शरीर को नोच नोच कर उसे पूरी तरह बदसूरत बना देती हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा अपनी शक्ति से काजल का सुंदर घर भी गायब कर देता है। इस तरह काजल पूरी तरह कंगाल और बदसूरत हो जाती है। उसके बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहाँ मौजूद गरीब लड़कियों को दे देती हैं। फिर एक हफ्ता पूरा होने के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अमीर बन जाती हैं और ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को जाकर वापस कर देती हैं। दूसरी तरफ गरीब बनने के बाद काजल की अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन उसके पास दर दर की ठोकरें खाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर काजल आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बहुत समय पहले किसी समुद्र के किनारे 7 जादुई राजकुमारी जलपरी बहनें रहा करती थीं। वो सातों अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हमेशा मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद किया करती थीं। फिर एक शाम वो सातों बहनें समुद्र के किनारे आराम कर रही थीं। तभी उन्हें एक सौम्या नाम की लड़की रोती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे एक भी मछली नहीं मिली। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? सौम्या की बातें सुनकर सातों बहनों को उस पर बड़ा तरस आता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। उसके बाद सातों बहनें सौम्या के पास पहुंच जाती हैं। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम तुम्हें एक जादुई अंगूठी देते हैं।
उसके बाद जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई अंगूठी प्रकट कर देती हैं और सौम्या से कहती हैं, ये एक जादुई अंगूठी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस जादुई अंगूठी से मांग लेना। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे परिवार वाले जिंदगी भर आप सभी को दुआएं देंगे। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमारे पास चली आना। हम सातों बहनें इसी समुद्र द्वीप पर रहते हैं। हे जादुई अंगूठी, मुझे सुंदर से कपड़े दे दो। सौम्या के इतना कहते ही उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर से कपड़ों में बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसके बाद सौम्या खुशी खुशी उस जादुई अंगूठी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन से सौम्या उस जादुई अंगूठी से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और अपना एक बड़ा सा बुटीक खोल लेती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। फिर एक दिन सौम्या बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी एक सहेली पायल मिलती है। अरे क्या बात है सौम्या, आजकल तू तो बहुत ठाट बाट से रहने लगी है। लगता है तुझे कोई खजाना मिला है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता दे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सौम्या को पायल की बुरी हालत पर तरस आ जाता है और वो सौम्या को सातों जलपरी बहनों के बारे में सब बता देती है। वो सातों बहनें बहुत दयालु हैं, तो उनके पास जाकर मदद मांग। उसके बाद तेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है और उसी शाम जलपरी बहनों से मदद मांगने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन उस समय सातों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। तभी पायल को फूलों के ऊपर 7 जादुई छड़ियाँ दिखाई देती हैं। जादुई छड़ियों की चमक देखकर पायल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जादुई छड़ी तो बहुत शक्तिशाली होती है। अगर ये सातों छड़ियाँ मैं अपने साथ ले जाऊं, तो मैं इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ। इस तरह से पायल के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से सातों जादुई छड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद पायल उन सातों छड़ियों की शक्तियों का इस्तेमाल करके ढेर सारी दौलत प्रकट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जलपरियों की छड़ी चोरी हो जाने से जलपरियों की सारी शक्तियाँ छीन जाती हैं और वो सभी बुरी तरह से बीमार होकर कमजोर पड़ जाती हैं। फिर अगले दिन सौम्या सातों बहनों से मिलने के लिए उनके पास आती है। अरे ये क्या हुआ अचानक तुम्हें? तुम सभी इतनी कमजोर कैसे हो गई? किसी ने हमारी जादुई छड़ियाँ चुरा ली। अगर जल्दी हमें हमारी जादुई छड़ी वापस नहीं मिली तो हम सबकी मौत हो जाएगी। लगता है ये काम पायल का है। उसने लालच में आकर इनकी छड़ियाँ चुरा ली है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद सौम्या सीधा पायल के घर पहुँच जाती है। पायल के घर पर ढेर सारे पैसे और तरह तरह की कीमती चीजें देखकर सौम्या हैरान रह जाती है। देख पायल, तूने उन सातों बहनों की छड़ियाँ चुराई है। चल सीधी तरह से मुझे छड़ी वापस कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी पायल छड़ी की शक्ति से वहाँ एक कोड़ा प्रकट कर देती है। उसके बाद वो कोड़ा सौम्या की खूब पिटाई करता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद सौम्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात होते ही सौम्या वापस चुपके से पायल के घर में घुस जाती है और पायल के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और उसके घर में जाकर छिप जाती है। फिर वो खाना खाते ही पायल बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी सौम्या जलपरियों की सारी छड़ियों को उठाकर उन जलपरी बहनों के पास चली जाती है
और उन्हें उनकी जादुई छड़ी वापस कर देती है। अपनी शक्तियाँ वापस आते ही वो सातों बहनें पायल को सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से पायल को हवा में उड़ाकर समुद्र के किनारे ले आती हैं। तभी पायल को होश आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये क्या? इन सातों को इनकी जादुई छड़ियाँ कैसे मिल गयी? बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छाई से कभी भी नहीं जीत पाएगी। अब हम सातों तुझे तेरे लालच का फल देंगे। आज से तू हमारी नौकरानी बनके हमारी सेवा करेगी, समझी तू? फिर अगले ही पल पायल के गले में एक जादुई पट्टा प्रकट हो जाता है। उसके बाद मजबूर होकर पायल हमेशा के लिए सातों जलपरी बहनों की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।